नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विजेज जो हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं अब तक नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है संसदीय प्रणाली यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है उसके बारे में। तो सही कथन हमको चुनना है। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है कि इसमें राजाध्यक्ष जो होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट सिंबॉलिक नेचर का होता है। जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हम इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, जो कि एक तरीके से समझिए कि सिंबॉलिक पोस्ट है, क्योंकि जो मेन पावर एक्सरसाइज की जाती है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके द्वारा की जाती है। ठीक, दूसरा है इसमें कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होता है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होता है दैट इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो ऑब्वियस सी बात है, लेजिस्लेचर इन द सेंस कि जैसे मोस्टली देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमारे जो ये है ना प्रधानमंत्री, तो ये एग्जीक्यूटिव का भाग है। तो ये क्या होते हैं, संसद के सदस्य ही तो होते हैं, यानी कि अंग हुए हमारे विधायिका के। और विधायिका जो है यूजुअली 2 सदनों में विभाजित होती है, यानी कि 2 हाउसेज होते हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा भारत के सेंस में है। ठीक, जैसे लंदन में इंग्लैंड में देख लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। ठीक, तो तीनों ही कथन हमारे ठीक हैं। तो हम यहाँ से डी वाला ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। डेमोक्रेसी यानी कि जो एक उसका रूप है प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो उसके कुछ टूल्स होते हैं जिसको कि वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं किसी डेमोक्रेसी में। तो ये वापस बुलाने का अधिकार यानी कि राइट टू रिकॉल, दूसरा है इनिशिएटिव एंड तीसरा है रेफरेंडम। ठीक, जैसे किसी विषय पे मान लीजिए डायरेक्ट जनता से वोटिंग करानी होती है, जैसे यूरोपियन देशों में काफ़ी यूज़ होता है रेफरेंडम वगैरह। ठीक है, तो तीनों ही हमारे इसके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फॉर्म से। डी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे कुछ संशोधन लिखे हैं, उसके माध्यम से कौन सी भाषा जो है उसको 8वीं अनुसूची जो हमारी है संविधान की, जिसमें हमारी 22 लैंग्वेजेस के बारे में हम देखते हैं ना, तो उसी के संबंध में यहाँ पे ये सुमेलन हमको देखना है। तो देखिए 8th शेड्यूल जो ओरिजिनल हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, तो उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। ठीक, उसके बाद 21st अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कि ये किया गया था 1967 में, जिसमें से सिंधी भाषा को ऐड किया गया 8वें शेड्यूल में। ठीक, उसके बाद 71वां संशोधन हुआ, तो उसमें मणिपुरी, इसके अलावा जो है नेपाली और कोंकणी है ना, ये 3 भाषाएं जो हैं इसको ऐड किया गया था 1992 में। ठीक, उसके बाद तीसरा एक अमेंडमेंट हुआ और 92nd अमेंडमेंट। ठीक, जिसके माध्यम से एक डोगरी, तो यहाँ लिखा है डोगरी के साथ साथ इसमें जो है बोडो लैंग्वेज थी, मैथिली और संथाली है ना, ये 4 भाषाएं जो हैं इसको ऐड किया गया वर्ष 2003 में। ठीक है, जो इफेक्टिव हुआ है 2004 से। तो इसके साथ कुल मिलाकर के आपका 22 भाषाएं हो गई इसमें 8वें शेड्यूल में। ठीक, तो यहाँ से आपका जो है तीनों ही ठीक है, हम डी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। विधियों का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ से इसको हमने लिया है। बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ऐसे है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी व्यक्ति को, कोई भी इंडिविजुअल हो है ना, उसको वैसे ट्रीट करेगी और जिस तरीके से बाकी अन्य लोगों को भी ट्रीट किया जाता है, मतलब सबको इक्वल तरीके से जो स्टेट के लॉज हैं उसके केस में सबको इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो प्रदान करें। ठीक, न्यायपालिका के द्वारा जारी निम्नलिखित में से कौन से रिट्स स्वयं न्यायपालिका या न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट हैं इनके द्वारा कुछ रिट्स इशू होती हैं 5 प्रकार की, जिसमें यहाँ पे उत्प्रेषण यानी कि जो इंग्लिश में इसको सर्चियोरारी बोलते हैं। ठीक, तो इस रिट में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक जो हायर कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है कि मान लीजिए कोई केस अगर लोअर कोर्ट में पेंडिंग है
तो वो अपर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दें, या फिर अगर कोई किसी केस में जजमेंट जो है ऑर्डर आ चुका है तो उसको क्वैश करने का भी आदेश यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मान लीजिए कोई जुडिशियल मिस्टेक है या फिर एरर ऑफ लॉ है ना, तो इन केसेस में इस रिट को जारी किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क के बारे में लिखा है। इसमें माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है लक्षद्वीप में नहीं है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। ठीक, तो इसको चूज कर लेंगे हम। यहाँ पे भी सुमेलित नहीं है, कौन सा इसको देखना है, तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1972 का है। ठीक है, 73 लिस्ट में लिखा है, ये गलत हो जाएगा। मरुस्थलीकरण को रोकने के उपायों में शामिल है क्या क्या इसमें से। ठीक है, तो डिजर्टिफिकेशन जो हो जाता है उसको रोकने के लिए हम जो है पशुओं के द्वारा जो पशुचारण होता है उस पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब घास रहेंगी तो उस स्थिति में डिजर्टिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, वृक्षारोपण कर सकते हैं, प्लांटेशन। सिंचाई के लिए जो ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक विधि होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इरोजन की घटना होती है वो काफ़ी ज़्यादा ना हो और ऐसे में जो है मिट्टी बनी रहे वहीं की वहीं। और जो सैंड स्टेबलाइजेशन यानी कि रेत का स्थिरीकरण है ना, इसको भी कर सकते हैं। तो सारे ठीक हैं, डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। निम्नलिखित में से किनके कारण अम्लीय वर्षा यानी कि जो एसिड रेन होती है वो होती है। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि केमिकल रिएक्शंस जो धरती पे शुरू होते हैं, जो ये कंपाउंड्स हैं हमारे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, ये रिलीज होते हैं एयर में और वहाँ पे जाके बहुत ही ऊपर चले जाते हैं और वो रिएक्शंस करते हैं हार्मफुल, और फिर जो उसके कारण जो बारिश होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। तो इन्हीं दोनों सब्सटेंसेस के कारण होती है। ओजोन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है, ये नहीं होगा, सिर्फ 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये देखना है हमको। ठीक है, सही है या गलत पूछा है, ये बड़ा ध्यान से देखा करिए आप लोग। पहला स्टेटमेंट है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है, ये गलत है। दूसरा है कि डोडा बेटा अनामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी गलत है। गलत इसलिए है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इंटरचेंज है, पहला और दूसरा। ठीक है, नीलगिरी की सबसे जो देखिए हम पेनिनसुलर इंडिया में जो ये हिल्स देखते हैं यहाँ के बारे में बात हो रही है, तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है और अनामलाई की जो है ये अनाईमुडी। ठीक, और फिर जो है तीसरा स्टेटमेंट कि अनाईमुडी जो है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लगभग ये 8,500 फीट से ज़्यादा इसका एलिवेशन है। ठीक, तो इसमें सिर्फ तीसरा कथन हमारा जो है ये ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही यहाँ पे भी चूज करना है हमको। ठीक, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड आप देखते हैं 10 डिग्री पे, ठीक है, तो यहाँ लोकेशन वाइज मैप में देखेंगे तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं इसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। दूसरा है कि पाक जलडमरू मध्य भारत और मालदीव के बीच में है, तो ये गलत है। गलत क्यों है कि जो ये पाक स्ट्रेट है ये यहाँ पे इधर तमिलनाडु और जो श्रीलंका का जाफना वाला डिस्ट्रिक्ट है इनके बीच में लोकेटेड है। ठीक है, तो इनको एक तरीके से यहाँ पे इसकी स्थिति है, इस वजह से गलत है। तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ एक। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किन भारतीय साइटों को रखा गया है। ठीक है, तो देखिए रामसर कन्वेंशन और रामसर लिस्ट के बारे में जो आप वेटलैंड साइट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी के एक पार्ट के रूप में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की एक लिस्ट होती है जिसमें कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं जहाँ पे कुछ इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में चेंज देखा जाता है, या आने वाले समय में हो सकता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस, इन सब वजहों से, तो उनको यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं। तो दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो 2 साइट्स जो हमारी हैं ये भारत की शामिल है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, जो कि केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान का है और लोकटक झील ये जो मणिपुर की है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है भारत सरकार का, उसके द्वारा क्लासिकल लैंग्वेजेस के रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग जो है गाइडलाइंस इशू की जाती हैं और भारत में वर्तमान में देखेंगे तो 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस हमारी 8th शेड्यूल में भी लिस्टेड है, जिसमें से तमिल है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में। कन्नड़ है, कन्नड़ को किया गया है 2008 में। ओडिया को किया गया था 2014 में। बंगाली जो है लैंग्वेज है ही नहीं, इसके अलावा जो 3 और हैं
तेलुगु है 2008 में इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था, मलयालम को 2013 में और संस्कृत को 2005 में। ठीक, 12वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, तो जो हमारा ये म्यूनिसिपैलिटीज वाला कॉन्सेप्ट है, इसके संबंध में 12th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट से। ठीक, 73rd से जो है 11th वाला किया गया था जिसमें पंचायत वाला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 52nd को भी देख लेंगे, तो इसमें जो 10th शेड्यूल है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, इसको ऐड किया गया था, है ना, 52nd अमेंडमेंट 85 के द्वारा। और 92nd अमेंडमेंट के बारे में अभी हमने ऊपर भी देखा था कि इसमें जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं थी, इसको ऐड किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म से संबंधित ये साहित्यिक ग्रंथ, इसमें उदान, महावंश, दीपवंश और ललित विस्तार सूत्र, ये सभी के सभी हैं। डी ऑप्शन को चूज करेंगे। मॉर्फिन एक क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मॉर्फिन जो है ओपीएम आप जानते होंगे। ठीक है, तो उसमें नेचुरली रूप से एक तरीके से पाया जाता है ना, और इसको एक तरीके से जो सीवियर पेन होता है, जैसे ह्यूमन में ही ले लीजिए, है ना, तो उसके मेडिकेशन में मॉर्फिन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो कि केमिकली रूप से देखेंगे तो एक एल्कलॉइड होता है। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही जानना ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला है ट्राइटियम एक समस्थानिक है इसमें से किसका। ठीक है, आइसोटोप्स को समस्थानिक कहा जाता है, तो ये बेसिकली एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। ठीक, ऑप्शन ए। प्रकाश यानी कि प्रदीप्ति मापने की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसआई सिस्टम में हम देखते हैं तो इल्यूमिनेशन के लिए होती है यूनिट लक्स, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको कभी कभी जैसे अगर मान लीजिए वैसे लिखा हो ना, इसको ल्यूमिन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखा होता है ऐसे। ठीक, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, दो सूचियां हैं हमारे पास, नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, नेशनल वाटरवेज के बारे में उसको सम्मिलित करना है। तो जैसे देखिए, नेशनल हाईवे नंबर जो 1 है यहाँ आपका हल्दिया तक है ना, जो प्रयागराज से, ये गंगा नदी से संबंधित है। ठीक, तो यानी ए ऑप्शन में गंगा है, तो ए का होगा हमारा क्या, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेकंड कोड में, रोमन में लिखा है, तो ए का 2 है ना, तो ये मिल रहा है हमको सी ऑप्शन में, यहीं से देख लीजिए, बाकी और कहीं है नहीं, तो आंसर यही होगा। इसमें ब्रह्मपुत्र पे वाटरवेज 2 है ना, इस हिसाब से इसको बाकियों को मैच करके एक बार देख लीजिए। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का इनमें से कौन सा बन गया। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन एकदम न्यूनतम हो इस तरीके की फार्मिंग स्टार्ट करने वाला हमारा पहला स्टेट है केरल। हाल ही में किस देश के गणितज्ञ डेनिस पी सुलिवन, है ना, ये इनका नाम है, इनको एबल पुरस्कार, जैसे नोबेल प्राइज मिलता है ना, तो चूंकि होता क्या है कि नोबेल प्राइज में मैथमेटिक्स की कैटेगरी होती नहीं है। ठीक, तो उसी के लिए मैथमेटिक्स में विश्व में एक तरीके का नोबेल प्राइज ही माना जाता है एबल प्राइज को। तो 2022 का जो मिला है डेनिस पी सुलिवन को, ये संबंधित है अमेरिका से, यानी यूएस। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, है ना, ये थीम है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, तो इसके साथ विश्व क्षय रोग यानी ये वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है 2022 का, ये कब मनाया गया। ठीक, तो हालांकि ये प्रतिवर्ष जो है 24 मार्च को मनाते हैं, तो 2022 का थीम देख लीजिएगा, यहाँ से हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 यानी कि जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ना, देश से जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस मामले में प्रिपेयर्डनेस के इंडेक्स में कौन सा राज्य लगातार दूसरे संस्करण में दूसरी बार फिर से पहले स्थान पे है। ठीक, तो पहले बार भी गुजरात था, इस बार भी गुजरात ही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, अक्टूबर 1920 में, तो यहाँ 30 लिखा है, तो दूसरा तो गलत है। पहला है कि इसके प्रथम सचिव दीवान चमन लाल थे, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, सचिव ये थे, और फाउंडिंग जो ये प्रेसिडेंट थे ये लाला लाजपत राय थे। ठीक, तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तो बी ऑप्शन को चूज करेंगे। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसकी स्थापना सीआर दास ने की थी, ये स्टेटमेंट गलत है। स्थापना वर्ष 1919 है, ये तो ठीक है। ठीक, तो इसमें सही वाला है केवल 2। इसकी स्थापना किसने की थी, जरा ये कमेंट करके बताइए तो आप लोग।
नायक विद्रोह के संदर्भ में यहाँ पे सही कथन चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका केंद्र महाराष्ट्र था, ये गलत है। ये इसका केंद्र महाराष्ट्र नहीं बल्कि उस टाइम पे जो मेदिनीपुर और ये बंगाल का रीजन था ये सब था, ठीक। दूसरा है कि इसका नेतृत्व अचल सिंह ने किया था, ये तो ठीक है। इन्होंने कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध चलाया था, तो ये वही 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के ईयर्स में ये जो विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है सिर्फ ये सही है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक के नाम लिखे हैं। तो शूद्रक, मृक्षकटिकम, भास, स्वप्न वास वदत्ता, है ना, ये तो ठीक है। भवभूति का नागनंद जो लिखा है ये गलत है। इसमें ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसमें जो आपको पता होगा कि संस्कृत प्लेज जो थे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद, है ना, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। बौद्ध धर्म के संबंध में यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो इसमें बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है, ये कथन ठीक है। सम्राट अशोक ने महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया, तो ये गलत है। इन्होंने जो है हीनयान संप्रदाय जो था बुद्धिज्म का, इनको संरक्षण दिया था। तो सिर्फ इसमें से एक सही है। शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में सुमेलित करना है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रूप होता था, 8 प्रमुख जो एक तरीके से मंत्री होते थे, तो तीनों ही इसमें जो सुमंत, वाक्यानवीस और सारे नौबत हैं सही लिखे हैं। इसमें हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो कि 1906 वर्ष के बारे में है, उसके संबंध में यहाँ पे हमको सही कथन को चुनना है। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद की घटना है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो ये तो ठीक है बिल्कुल। इसमें स्वराज्य को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था, ये भी ठीक है। तो दोनों ही हमारे ठीक है, सी ऑप्शन को चूज करेंगे। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी यानी कि जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होते हैं, उनके संबंध में हमको सही कथन चुनना है। तो देखिए यह एक संवैधानिक पद है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका मेंशन जो है आर्टिकल 350B में जो है भाग 17 जो है उसमें मेंशन्ड है, ठीक। दूसरा है कि यह पद मूल संविधान में था, ठीक है, तो गलत है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आर्टिकल 350B है तो जाहिर सी बात है ऐसे आर्टिकल्स जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके द्वारा ही ऐड हुए हैं, जो कि 7th अमेंडमेंट 1957 का जो है उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था, ठीक। तीसरा है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट जाहिर सी बात है इनकी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो इनसे संबंधित और भी फैक्ट्स जो हैं इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम चुनेंगे ऑप्शन 1 एंड 3। भारतीय संविधान की विशेषताएं इसमें से क्या क्या है ये बताना है, ठीक है। तो पहला है कि कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड होने का, ठीक। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ठीक। तो अमेंडमेंट के लिए हमारे यहाँ ईजी वाला प्रस्ताव भी है कि जो एक सिंपल मेजोरिटी से कुछ प्रावधान पास हो जाते हैं, कुछ में जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करना होता है, ठीक है। कुछ में 2/3 मेजोरिटी है, उसके साथ साथ स्टेट्स के साथ जो है हमें उसका एक तरीके से पुष्टि भी करानी होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड कॉन्सेप्ट दोनों का साथ मानते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारी विशेषता है। दूसरा है कि संविधान की सर्वोच्चता, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ही, ठीक है। सारा का सारा जो देश गवर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। तीसरा है पूर्णतः संघात्मक संविधान यानी कि कंप्लीट जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये गलत है, ठीक है। फेडरल का संबंध कि यूनियन और स्टेट्स को जो है समान शक्तियां मिली हो, तो ऐसा गलत है। हमारा जो केंद्र है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कुछ मामलों में, जैसे इमरजेंसी के मामले में, ठीक है। वहाँ पे सेंट्रलाइज हो जाती हैं चीज़ें, तो यूनियन ज़्यादा मजबूत हो जाता है, स्टेट्स की सारी शक्तियाँ मोस्टली खत्म हो जाती हैं। तो इस वजह से ये हमारा विशेषता नहीं है हमारे संविधान की। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, दोनों में हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक, और सर्वोच्च हैं, तो ये भी हमारी विशेषता है। 3 को छोड़ करके 1, 2, 4 जो है ये करेक्ट होगा। अभी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में हमने ऊपर गुजरात का एक क्वेश्चन देखा था, तो उसी में टॉप के जो 4 राज्य हैं उनका क्रम क्या है ये बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु।
बिल्डिंग डिजिटल स्किल्स फॉर द चेंजिंग वर्कफोर्स। ठीक है, कोरोना के बाद से वैसे ही आपने महसूस किया होगा कि एक जो हमारा वर्क कल्चर में वर्क फोर्स में चेंज आया है ना, ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन में लोग बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसी के क्षेत्र के संबंध में एक बिल्डिंग डिजिटल स्किल्स फॉर द चेंजिंग वर्कफोर्स नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो इसका नाम है अल्फा बीटा। हाल ही में किस देश ने हवासोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? ठीक है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, नाम ध्यान से देख लीजिए। इसको टेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने। टैफिला लेट मरु उद्यान का क्षेत्रफल जो कि लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है, ये किस देश में स्थित है? तो ये डेजर्ट जो है यहाँ है मोरक्को में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में 22 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी जो है इसमें आया था 2022 का प्रीलिम्स जो है यूपीपीएससी का, शायद वहां पे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा गया है। तो इंटरेस्टिंगली जो मुरादाबाद है ये सेकंड पोजीशन पे था। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी इंडिया की फिल्म राइटिंग विद फायर। 20 से 22 मार्च 2022 के मध्य 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ये आयोजित हुई थी न्यू दिल्ली में। निम्न में से गलत कथन को चुनना है। तो उपवेदों की संख्या यहाँ पे 4 है, तो ये ठीक है। वेदांगों की संख्या कुल 5 है, ये वाला गलत है। वेदांग है हमारे 6। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और पुराणों की संख्या जो है वो 18 मानी जाती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है आपका बी ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेंगे। अच्छा, 6 वेदांगों के नाम जरा कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही चुनना है यहाँ पर भी। तो ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है उसमें भगवान इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। ठीक, तो ये कथन हमारा ठीक है। दूसरा है कि ऋग्वेद में ही इंद्र के लिए 200 सूक्त और अग्नि के लिए 250 सूक्त हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इंद्र के लिए ही जो लगभग करीब 250 सूक्तों में इनकी चर्चा है। ठीक, ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा। अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ के रूप में माने गए हैं, तो ये कथन भी जो है ठीक है। तो इसमें सिर्फ 1 और 3 जो है ये सही होगा। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे भी सही को चुनना है। तो इसमें ईश्वर और आत्मा को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें मध्यम मार्ग को मान्यता मिली है, यानी कि जो मिडिल पाथ है, तो ये भी ठीक है। दोनों कथन ठीक है, इसमें सी ऑप्शन को चूज करेंगे। बौद्ध धर्म में थेरी का क्या अर्थ है? ठीक है, ये एक टर्म यूज होता था ऐसी महिलाओं के लिए जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, निर्वाण के लिए एक शब्द इसमें यूज होता था जिसको बोलते थे प्रवज्या। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। नल गिरा दिव्य प्रबंध किसकी रचनाओं का संकलन है? ठीक, तो देखिए साउदर्न इंडिया में जो यहाँ पे ये वैष्णवाइट संत थे जिनको अलवार संत कहा जाता था, इनकी रचनाएं हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थल और खोजकर्ता यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, इसमें चनहुदड़ों के बारे में देखेंगे तो ये इसमें एनजी मजूमदार जो थे उनके द्वारा खोज हुई है और मैके के द्वारा जो है उत्खनन हुआ है, तो ये वाला हमारा पेयर जो है ये गलत है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में क्या शामिल है? ठीक, तो देखिए कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने जो है राज्य के सप्तांग थियरी के बारे में लिखा है ना, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये 7 जो सप्तांग सिद्धांत के अंदर चीजें थी, इसमें अमात्य, जनपद, कोश, ठीक, इसके अलावा जो है राजा यानी किंग होता था, फिर दुर्ग यानी कि फोर्ट, इसके अलावा दंड और मित्र यानी कि एलाई। ठीक, तो ये रानी यहाँ पे जो है ये नहीं शामिल थी, तो सिर्फ 1, 2 और 3 जो है इसको चुनेंगे हम। ठीक,
तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देखें और जो आपसे पूछे गए हैं कोशिश करिए उनके आंसर्स देने की। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।